गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का विषय है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड पैटर्न, या हिंदी में कहें तो जनसंख्या वितरण विश्व प्रतिमान। आज के लेक्चर में मेन फोकस हमारा रहेगा फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, या जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं वो उल्लेख करेंगे आज हम। आप सब जानते हैं कि संसार में जनसंख्या का वितरण समान नहीं है। दुनिया में कुछ प्रदेश तो ऐसे हैं जो बहुत अधिक घने बसे हुए हैं, जबकि कुछ अन्य प्रदेश ऐसे भी हैं जो या तो खाली पड़े हैं या उनकी आबादी बहुत कम है। सिर्फ जनसंख्या ही नहीं, जनसंख्या का वितरण ही नहीं, बल्कि प्रवास, जनसंख्या की वृद्धि दर, इसमें विभिन्नताओं के कारण जो है समय और स्थान के संदर्भ में बदलते रहते हैं। तो जाहिर है कुछ ऐसे कारक हैं जो पृथ्वी पर जनसंख्या के वितरण को प्रभावित और नियंत्रित करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम उन्हीं कारकों का उल्लेख करेंगे। तो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों को मोटे तौर पर 4 वर्गों में रख सकते हैं हम। भौतिक कारक, आर्थिक कारक, सामाजिक कारक, सामाजिक सांस्कृतिक एक में रख लेते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक कारक और राजनीतिक कारक। तो पहले लेके चलते हैं भौतिक कारक। हालांकि वर्तमान समय में वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के दम पर आज संसार की जनसंख्या का वितरण काफ़ी हद तक इन कारकों की चुंगल से, इन भौतिक या भौगोलिक कारकों की चुंगल से बाहर तो आ गया है, परंतु अब भी पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हुआ है। त्रिवार्था महोदय का कहना है ये। धरातल और जलवायु जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 2 सर्वाधिक महत्वपूर्ण भौतिक कारक हैं। धरातल कैसे प्रभावित करता है? धरातल की बनावट आर्थिक उन्नति की सीमा तय करती है। ऊंचे पठारी एवं पहाड़ी प्रदेशों में ऊबड़ खाबड़ सतह और तीव्र ढलान के कारण पर्याप्त स्थान नहीं मिल पाता। इसके अलावा अधिक अपरदन के कारण वहाँ की मिट्टी की जो परत है वो पतली रह जाती है, जो खेती के लिए अनुकूल नहीं होती। जो उच्च पर्वतीय प्रदेश होते हैं वहाँ पर फसलों का वर्धन काल भी छोटा होता है और भूमि की जो वहन क्षमता है वो भी सीमित होती है। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि वहाँ पर जो है अनुकूल दशाएं नहीं मिलती, ना कृषि के लिए, ना उद्योगों के लिए, ना वहाँ पे उत्तम परिवहन साधनों का विकास हो पाता है। तो इसलिए पर्वतों और पठारों पर रहने के लिए जो है, या भोजन प्राप्ति के लिए जो है, कठोर दशाएं जनसंख्या का जो नैसर्गिक विकास है उस पर अंकुश लगाती हैं। तो इसलिए उन क्षेत्रों में, जिन क्षेत्रों में जो पर्वतीय क्षेत्र हैं या विषम धरातलीय प्रदेश हैं, वहाँ पर जनसंख्या विरल पाई जाती है। चाहे वो पर्वत एंडीज़ पर्वत है, रॉकीज़ पर्वत है या हमारा हिमालय पर्वत है, तो ये विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं। इसकी तुलना में अगर हम समतल मैदानी प्रदेश को देखें तो समतल मैदानी प्रदेश जो हैं और उपजाऊ नदी घाटियाँ मनुष्य के निवास, कृषि, उद्योग, परिवहन, इन सब के लिए अनुकूल दशाएं प्रदान करती हैं। तो इन्हीं कारणों से हमारी प्राचीन सभ्यताएं नदी घाटियों में जन्मी, पली और बढ़ी, और वर्तमान समय में भी दुनिया की 90% जनसंख्या मैदानों में ही पाई जाती है। दूसरा कारक है जलवायु। जलवायु का मतलब सर्दी गर्मी। इसका प्रभाव जो है मनुष्य के शरीर पर, फसलों पर और अन्य जीव जंतुओं पर सीधा पड़ता है। जो अस्वास्थ्यकर जलवायु है वो मनुष्य को आलसी, निर्बल और अकुशल बना देती है, जबकि उत्तम जलवायु में वो फुर्तीले, उत्साही, दक्ष, जोश खरोश से भरपूर रहते हैं।
जलवायु की विषम दशाएं फसलों को उगाने, पशुओं को पालने में भी दिक्कतें करती है। जैसे कि ध्रुव क्षेत्रों में भयंकर सर्दी के कारण ध्रुव जो हैं वो जनविहीन क्षेत्र पाए जाते हैं। इसी तरह से जो विषुवत रेखीय वर्षा वाले सदाबहार वन हैं, चाहे वो अमेजन के हैं या कांगो के जंगली वन हैं, तो वहाँ पे उष्ण आर्द्र जलवायु पाई जाती है। तो इसलिए वहाँ पे जनसंख्या का अभाव है, क्योंकि इन क्षेत्रों में जो है कई घातक बीमारियाँ जो हैं पैदा हो जाती हैं और उच्च मृत्यु दर जो है इन क्षेत्रों में पाई जाती है। तो इसलिए जो है जो विषम जलवायु वाले या प्रतिकूल जलवायु वाले क्षेत्र, प्रतिकूल का मतलब जो मानव के रहने के लिए अनुकूल नहीं है, उन क्षेत्रों में जनसंख्या कम पाई जाती है। तीसरा है मृदा या मिट्टी। हालांकि मृदा का स्वयं में कोई महत्व नहीं है, परंतु एक माध्यम है मिट्टी फसलों को उगाने का। मिट्टी से ही मनुष्यों और पशुओं का भोजन जो है वो आता है, तो मनुष्यों और पशुओं के भोजन का आधार मिट्टी है। तो उपजाऊ मिट्टी वाले प्रदेशों में मिट्टी की वहन क्षमता या कैरिंग कैपेसिटी जो है वो अधिक होती है। यही कारण है कि संसार की 90% जनसंख्या जो है उपजाऊ मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है, चाहे वो गंगा सतलज है, सिंधु है, या चाइना की हुआंगहो, मिसिसिपी, नील, पो नदी। इनके उपजाऊ कृषि प्रदेशों में जनसंख्या का घनत्व भी अधिक पाया जाता है। हमारे जो गंगा के मैदान हैं, गंगा सतलज ब्रह्मपुत्रा का मैदान भारत का 14% क्षेत्रफल पर विस्तृत है, और इस 14% क्षेत्रफल पर भारत की 33% जनसंख्या जो है निवास करती है। तो इतना सघन बसा हुआ क्षेत्र है ये। इसके बाद चौथा है इसी श्रृंखला में, वो है वनस्पति। बहुत घने और विस्तृत वन मनुष्य के मुक्त आवागमन में एक दीवार और आवरण का कार्य करते हैं। जैसे भूमध्यरेखीय क्षेत्र के सेल्वा वन जो हैं, दुर्गमता के कारण ही अभी तक वहाँ पे बड़ी संख्या में लोग नहीं रह पाए हैं, और कई बार वनों का आर्थिक महत्व भी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है, क्योंकि सेल्वा वन जो है वो आर्थिक दृष्टि से ज़्यादा उपयोगी नहीं है। इसके विपरीत शीतोष्ण कटिबंधीय टैगा वनों का आर्थिक महत्व अधिक है, इसलिए वहाँ पर अपेक्षाकृत जनसंख्या जो है वो अधिक पाई जाती है। दूसरा है, तो अब देखते हैं आर्थिक कारक किस तरह से जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। आर्थिक कारकों को हम 4 वर्गों में रख सकते हैं: खनिज पदार्थ, नगरीकरण, औद्योगिक विकास और परिवहन के साधन। तो इन 4 मुख्य फैक्टर्स का उल्लेख करेंगे। पहला है खनिज। जिन क्षेत्रों में खनिजों के विशाल भंडार मिलते हैं, वहाँ पर खनन उद्योग विकसित हो जाता है। लोग जो हैं इन खानों में श्रमिकों के रूप में काम करते हैं और फिर वहीं पे बस जाते हैं। तो अधिक मांग, कोयला और लोह ऐसा खनन क्षेत्र जो है उनमें लेबर की डिमांड अधिक होती है, तो अधिक जनसंख्या को आकर्षित करते हैं ये। बहुत से नगर के नगर बस गए हैं इन खनन क्षेत्रों के आसपास, जैसे कि स्वीडन में लोहे के खनन ने जो है गेलिवारे नगर बसा दिया। इसी तरह से अलास्का में फेयरबैंक और फ्रोट यूकान नगर जो है सोने के निक्षेपों के कारण बसे। उत्तरी कनाडा के निर्जन ठंडे प्रदेशों में यूरेनियम सिटी के बसने का कारण यूरेनियम ही था। इसी तरह से इंडीज़ पर्वत में 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित चुकैकमाथा में तांबे की खानें पाई जाती हैं, तो वहाँ पर भी लोगों का बसाव हुआ। आर्थिक कारकों की श्रृंखला में दूसरा है नगरीकरण। नगरों में जीवन की बेहतर गुणवत्ता पाई जाती है, इसलिए वहाँ पे जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। नगरों में रोजगार मिलता है, चिकित्सा सुविधाएं होती हैं, शिक्षा हो, परिवहन के साधन, मनोरंजन की सुविधाएं तो पर्याप्त मात्रा में सभी
फैसिलिटीज़ अवेलेबल रहती हैं। नगर जो हैं ज्ञान, विज्ञान, कला, संस्कृति और विशेषीकृत शिक्षा के केंद्र होते हैं। इन्हीं विशेषताओं के कारण नगरों में व्यक्तिगत विकास और करियर बनाने के अनेक अवसर उपलब्ध होते हैं। तो ये एक आकर्षण का काम करते हैं कि लोग जो हैं इन सुविधाओं के कारण शहरों की तरफ खींचे चले जाते हैं। भारत के लगभग 2% भूभाग पर फैले 5,160 नगरों में देश की लगभग 27.78% जनसंख्या निवास करती है। तीसरा है औद्योगिक विकास। औद्योगिक विकास, इनको औद्योगिक आर्थिक समृद्धि के द्वीप कहा जाता है। न केवल विभिन्न प्रकार के रोजगार प्रदान करते हैं उद्योग, बल्कि व्यक्ति को उसकी निपुणता के आधार पर, उसके गुणों के आधार पर, उसकी कार्यकुशलता के आधार पर जो है काम करने का अवसर प्रदान करते हैं। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों में इन्हीं कारणों से सघन जनसंख्या पाई जाती है, चाहे वो अमेरिका का न्यू इंग्लैंड क्षेत्र हो, या यूरोप की राइन घाटी हो, या जर्मनी का रूहर क्षेत्र हो, रशिया का मास्को टोला क्षेत्र, भारत का मुंबई पुणे औद्योगिक क्षेत्र। तो यहाँ पर जो है सघन जनसंख्या होने का यही कारण है कि ये क्षेत्र जो है औद्योगिक दृष्टि से काफ़ी संपन्न है। चौथा है इस श्रृंखला में, वो है परिवहन। विकसित और सस्ती परिवहन सुविधाओं के बिना जनसंख्या का सांद्रण संभव नहीं है। परिवहन के द्वारा ही मनुष्य अपने कार्यस्थल पर पहुंचता है और परिवहन ही उत्पादन में, व्यापार में तेजी लाता है, नए नए रोजगार के अवसर प्रदान करता है। तो आजकल तो परिवहन अपने आप में ही एक उद्योग बन गया है। तो जिन क्षेत्रों में परिवहन के साधनों का विकास अधिक हुआ है, वो क्षेत्र जो हैं वो ज़्यादा फले फूले हैं, वहाँ पे जनसंख्या जो है उसका सांद्रण अधिक पाया जाता है। परिवहन जो है, परिवहन मार्गों को राष्ट्ररूपी शरीर की धमनियाँ कहा जाता है। जैसे हमारे शरीर में धमनियाँ जरूरी हैं रक्त संचार के लिए, उसी तरह से विकास के लिए जो है किसी भी देश प्रदेश में जो है उन्नत परिवहन के साधनों का होना परम अनिवार्य है।